बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में आज हम टॉपिक देखेंगे कंप्यूटर क्लस्टर्स। और ये जो हमारा मेन टॉपिक है हार्डवेयर आर्किटेक्चर, उसका एक सब टॉपिक है कंप्यूटर क्लस्टर। तो थोड़ा सा हम चूँकि सिलेबस अपना हमारा फॉरवर्ड हो चुका है, हम कुछ चीज़ें बेसिक पढ़ चुके हैं, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद हम डेवलप करते हैं। हमारा जो किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में, चाहे आप मोबाइल की बात कर लें, आप लैपटॉप की बात कर लें, डेस्कटॉप की बात कर लें, जिस तरह का हमारा हार्डवेयर होगा ना, उस हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें कंपैटिबल सॉफ्टवेयर चाहिए। आपने देखा लैपटॉप में हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, विंडोज़ कर लेते हैं, मैक ओएस यूज़ कर लेते हैं, एप्पल हमारा यूज़ होता है एप्पल के लैपटॉप्स में। तो जब हम मोबाइल्स में आते हैं, मोबाइल्स में विंडो मोबाइल भी हैं, मोबाइल में फिर एंड्रॉयड ओएस भी चलता है, मोबाइल में एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ठीक है जी। तो जब हमारी डिवाइस चेंज होगी तो डिवाइस के चेंज होते ही इश्यूज बदल जाएंगे। उन इश्यूज को टैकल करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर भी बदलना चाहिए, बदल जाता है। ठीक है। तो हमारे इस कोर्स में हम देख रहे हैं पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो हमें अगर हमारा जो हार्डवेयर है वो पैरेलल है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें उस पैरेलल इश्यूज को टैकल करने के लिए, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर भी साथ कंपैटिबल चाहिए। ठीक है जी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप विंडोज ओएस को एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर यूज़ कर लें। एंड्रॉयड फ़ोन में बेशुमार सेंसर्स ऐसे हैं जो कि आपके लैपटॉप्स में होते ही नहीं हैं। उन सेंसर्स को कैसे आप, उनकी फंक्शनलिटी कैसे आप लेंगे? तो जब हार्डवेयर चेंज होगा तो आपका सॉफ्टवेयर डेफिनेटली चेंज होगा। ठीक है जी। तो हम देख रहे थे हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स, इसमें हमने मल्टी प्रोसेसर्स देख लिए जो कि शेयर्ड मेमोरी को यूज़ करते हैं, नेटवर्क्स ऑफ वर्क स्टेशन देख लिया जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी को यूज़ करता है। आज हम देखेंगे क्लस्टर्स। ठीक है। और क्लस्टर क्या है, पहले हम इसको नॉर्मली कंप्यूटर क्लस्टर कहते हैं। चूंकि क्लस्टर तो कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सम सिमिलर थिंग्स इज कॉल्ड क्लस्टर, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है जी। कॉम्बिनेशन या फिर कलेक्शन ऑफ सम सिमिलर थिंग्स, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। अ कंप्यूटर क्लस्टर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स दैट वर्क टुगेदर सो दैट दे कैन व्यूड एज अ सिंगल सिस्टम। तो इनको इस तरह से आपने चंद कंप्यूटर्स को इकट्ठा करना है कि वो एक कंप्यूटर का व्यू आपको दें। एक कंप्यूटर का व्यू देने से क्या मुराद है कि जब उनको एक कोई बड़ा टास्क असाइन किया जाए तो वो मिलके उसको सॉल्व करें। ठीक है जी। अदरवाइज अगर हमारे पास ऑटोनोमस डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं तो हम अपने टास्क को उन कंप्यूटर्स पर स्प्लिट नहीं कर सकते। ठीक है। जब ये हमारे पास सेट ऑफ कंप्यूटर्स होंगे जो कि इकट्ठे काम कर रहे हैं, अब यहाँ पर आप ज़रा गौर कीजिए कि सेट ऑफ कंप्यूटर्स के से मुराद ये है कि कंप्यूटर्स माइट भी डिफरेंट हों, लेकिन वो उनकी जो कंट्रोलिंग है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनकी मैनेजमेंट है, वो कोई सेंट्रल प्लेस से मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग हो रही होगी, तभी वो मिलके काम कर रहे होंगे ना। ठीक है जी। आप किसी भी टीम की बात कर लें, फुटबॉल टीम की बात कर लें, जब भी वो कोई खेलते हैं, उन्होंने गोल करना होता है या फिर डिफेंस करना होता है, वो सारे मिलके काम कर रहे होते हैं। सिंगल प्लेयर कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। या फिर सिंगल प्लेयर कुछ कर सकता है लेकिन बड़ा लिमिटेड कर सकता है, जबकि जो टीम कॉम्बिनेशन है उसमें आके परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अनलाइक ग्रिड कंप्यूटर्स, फिर क्लस्टर्स के अगेंस्ट एक ग्रिड कंप्यूटर्स भी थे जो कि सिंगल सिस्टम का व्यू नहीं देते थे। वेयर ईच नोड सेट टू परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क और एप्लीकेशन। हर जो नोड थी, जो हर मेन फ्रेम था, हर सर्वर था, वो डिफरेंट सेट ऑफ टास्क
परफॉर्म कर रहा था। कंप्यूटर क्लस्टर हैव ईच नोड सेट टू परफॉर्म द सेम टास्क। तमाम नोड्स मिलके एक ही टास्क को परफॉर्म कर रही होती हैं। कंट्रोल्ड एंड स्केड्यूल्ड बाय सॉफ्टवेयर। अब हमें फिर डेफिनेटली ऐसा सॉफ्टवेयर भी चाहिए जो तमाम डिफरेंट जो हमारे पास नोड्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं या कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जितनी भी, उन सब को सेंट्रली कोऑर्डिनेट कर रहा हो, टास्क असाइन कर रहा हो। ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स आपने पढ़ा होगा, स्केजुलिंग आपने पढ़ी होगी, टास्क स्केजुअल कर रहा हो, फिर अल्टीमेटली उनको रिजल्ट्स को कंबाइन कर रहा हो। एडमिनिस्ट्रेशन भी हो रही होगी, स्केजुलिंग भी हो रही होगी, अगर कहीं पे कोई इश्यूज आ रहे हैं वो भी टैकल हो रहे होंगे। जैसे कि देखें ये आपके एक डायग्राम है सन माइक्रो सिस्टम सोलारिस कंप्यूटर क्लस्टर। इसमें ये डिफरेंट आपके कंप्यूटर्स हैं जो कि मिल के इकट्ठे काम कर रहे हैं और डेफिनेटली इनका एक सिंगल सॉफ्टवेयर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर से मुराद सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा जो कि इनको सेंट्रली मॉनिटर, कंट्रोल, एडमिनिस्टर कर रहा होगा। नेटवर्किंग तो डेफिनेट है ना, जब आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को इस उनका सिंगल व्यू अगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी, मल्टीपल कंप्यूटर आपको सिंगल कंप्यूटर नजर आ रहे हैं, तो इससे मुराद ये है कि दे आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड बाय सम नेटवर्किंग मैकेनिज्म। वो आपकी केबल नेटवर्क हो सकता है, वो आपका वायरलेस नेटवर्क हो सकता है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है। वो नेटवर्किंग के इश्यूज सेपरेट हैं लेकिन दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, ठीक है, और फिर उनको एक सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, टास्क असाइन कर रहा है, फिर उन रिजल्ट्स को कंबाइन कर रहा है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ क्लस्टर आर यूजुअली कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू फास्ट लोकल एरिया नेटवर्क्स विद ईच नोड रनिंग इट्स ओन इंस्टेंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हर कंप्यूटर के ऊपर, नोड के ऊपर अपना ओएस का एक इंस्टेंस चल रहा होता है, ठीक है जी। और जो आपकी नोड्स हैं वो हर नोड एक सर्वर होता है। चूंकि आमतौर पे नोड को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, अगर आप नेटवर्क की नोड्स की बात करें तो उसमें नेटवर्क पे अगर आपका कोई सिंपल आपका डिस्प्ले यूनिट पड़ा हुआ है, कोई मॉनिटर पड़ा हुआ है, कोई कहीं पे आपका प्रिंटर पड़ा हुआ है, तो वो भी एक नोड कहलाता है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर क्लस्टर में नोड्स की जब बात करेंगे तो वो आपके सर्वर्स हैं, वो आपके कंप्यूटिंग नोड्स हैं, वो आपके इंटेलिजेंट नोड्स हैं जो कि कंप्यूटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इन मोस्ट सर्कमस्टांसिस ऑल ऑफ द नोड्स यूज द सेम हार्डवेयर। सेम से मुराद यह है कि सेम ब्रांड हार्डवेयर एंड द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल्दो इन सम सेटअप्स, फॉर एग्जांपल यूजिंग ओपन सोर्स क्लस्टर एप्लीकेशन रिसोर्सेज ऑस्कर, different operating systems can be used on each computer or different hardware। तो ऑस्कर को यूज करते हुए पॉसिबिलिटी है कि एक आपका जो सर्वर है वो डेल का हो, दूसरा सर्वर किसी और ब्रांड का हो, तीसरा किसी और ब्रांड का हो, और उनके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी डिफरेंट हो, ठीक है जी। लेकिन नॉर्मल जो सेटअप है वो आपका क्या होता है कि सारे आपके हार्डवेयर, सारे सर्वर वो सेम होंगे और उनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम होगा। और अगर आपके डिफरेंट हार्डवेयर्स हैं, डिफरेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, तो फिर उनको कंट्रोल करने वाला जो ओवरऑल कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर है वो भी डेफिनेटली उसमें वो डिफरेंट ओएस को मैनेज करने की कैपेबिलिटी भी होगी। जैसे जैसे आपकी चीज़ें डाइवर्स होती जाएंगी उसी तरह से आपका जो कंट्रोलिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस हैं वो कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। नाउ ऑस्कर इज अ लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फॉर हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर कंप्यूटिंग। अब जो ऑस्कर है ये लिनक्स बेस्ड है। आपके बेशुमार, आपको अगर मैं, जैसे आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, उसमें अगर आप वेब डेवलपमेंट पे कर रहे होंगे, आई डोंट नो कि आप मोबाइल ऐप्स बना रहे हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उसमें आप, और अगर आप पीएचपी के साथ जा रहे हैं तो आपको सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब वो जो आपके पीएचपी के सर्वर्स होते हैं
लोकल सर्वर जो आप इंस्टॉल करते हैं वो आपका एक सर्वर आता है वैम्प, ठीक है जी, W के साथ आगे AMP। हम इस तरह से करते हैं कि नोट पैड चला लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी रहे। एक आपका होता है वैम्प सर्वर, ठीक है। अब वैम्प से क्या मुराद है, इसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। W फॉर विंडोज, A फॉर अपाची, ठीक है जी, अबाजी नहीं अपाची। और नेक्स्ट इज M फॉर MySQL, ठीक है जी, P फॉर PHP। तो ये आपका सर्वर है वैम्प। वैम्प फॉर विंडोज, ठीक है जी, लैम्प फॉर लिनक्स, मैम्प फॉर मैक, जैम्प फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैम्प फॉर विंडोज एज वेल एज लिनक्स एज वेल एज मैक। तो आपका जैम्प ऐसा है जो कि तमाम ओएस के लिए उन्होंने कंपैटिबल क्रॉस प्लेटफॉर्म्स बनाया। तो इस तरह से जब आपके डिफरेंट ओएस हो जाएंगे, डिफरेंट नेचर का हार्डवेयर आएगा, फिर उसको मैनेज करना मुश्किल होगा, उसके इश्यूज थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। एनीवे, नेक्स्ट इज क्लस्टर्स आर यूजुअली डिप्लॉयड टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी। ये इसके जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो ये हैं क्लस्टर। अब ये हम डिफरेंट हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स देख रहे हैं। क्लस्टर भी एक हार्डवेयर का आर्किटेक्चर है जिसमें डिफरेंट सर्वर्स को इस तरह से आपस में कनेक्ट किया जाता है कि वो सिंगल सिस्टम का व्यू देते हैं, परफॉर्मेंस उनकी इम्प्रूव्ड है, अवेलेबल हैं। अवेलेबल क्यों हैं? अगर आपका सिंगल सिस्टम था रादर देन दीज क्लस्टर्स, सिंगल सिस्टम था तो वो सिंगल सिस्टम आपका डाउन हो सकता है, कोई इशू आ सकता है उसमें, तो अवेलेबल नहीं रहा। वो सिंगल सिस्टम था, डाउन हो गया तो आपका सर्वर डाउन है। नाउ द सर्वर इज नॉट अवेलेबल फॉर द यूजर्स, ठीक है जी। बट इफ इट इज अ क्लस्टर, देयर आर यू कैन से डजन्स ऑफ और हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स, सर्वर्स। तो एक अगर सर्वर आपका डाउन होता है तो उसकी टेक्निक्स हैं, उस सर्वर को आप अपने क्लस्टर में से रिमूव कर देते हैं या फिर आइसोलेट कर देते हैं। वो आपके ओवरऑल क्लस्टर को डिस्टर्ब नहीं करता। बात समझ आई? मिसाल के तौर पे रियल वर्ल्ड में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपकी कई ऐसी व्हीकल्स हैं जिसमें काफ़ी सारे टायर्स होते हैं। बाई व्हीलर आपके ट्रॉलर हैं, आपके जनाब इतने व्हीलर ट्रॉलर हैं। समटाइम ऐसा होता है सेंटर में, साइड पे कहीं पे कोई व्हील आपका वो डिस्टर्ब हो गया है, वो डैमेज हो गया है, तो आपका ट्रॉलर चल रहा है, गाड़ी आपकी चल रही, व्हीकल आपकी चल रही है। इसी तरह से जो आपकी कंप्यूटिंग व्हीकल है, कंप्यूटिंग आपकी ड्राइव है, अगर क्लस्टर में से एक आध कंप्यूटर आपका अगर खराब भी हो जाएगा तो आपका सिस्टम अवेलेबल रहेगा ओवर दैट ऑफ अ सिंगल कंप्यूटर। सिंगल कंप्यूटर के मुकाबले में इसकी परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है जी। वाइल टिपिकली बीइंग मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। उसकी रीज़न क्या है? अगर आपका एक सर्वर था, एक सिंगल आपका यूनिट था हैवी ड्यूटी, उसका फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड आपका जल जाता है तो वो शायद काफ़ी कॉस्टली हो, लेकिन आपके मेन फ्रेम्स हैं, डिफरेंट हैं, छोटे हैं कंप्यूटर, छोटे सर्वर हैं, उनमें किसी सिंगल यूनिट में प्रॉब्लम आती है तो उसकी कॉस्ट इतनी नहीं होगी, एंड सो ऑन, ठीक है जी। देन सिंगल कंप्यूटर्स ऑफ कंपेरेबल स्पीड और अवेलेबिलिटी। तो अगर आप सेम स्पीड के, सेम अवेलेबिलिटी के सिंगल कंप्यूटर को जायज़ा लें तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और कॉस्ट आपकी कम होगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। कॉस्ट इफेक्टिव से मुराद यह है कि कॉस्ट कम होगी, चीप होगा। अगर सेम सलाहियत वाला आप सिंगल कंप्यूटर से कंपैरिजन करेंगे तो ये आपका क्लस्टर सेम कंप्यूटिंग पावर में परफॉर्मेंस देगा, अवेलेबल रहेगा और कॉस्ट भी कम होगी। कंप्यूटर क्लस्टर्स emerged as a result of convergence of a number of computing trends। अच्छा, ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं ना, ये किसी एक रीजन से नहीं आती, ये किसी ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजीज की वजह से कन्वर्ज होती हैं, ये इन्वेंट होती हैं, इंक्लूडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट माइक्रो प्रोसेसर
जो आपके माइक्रो प्रोसेसर आजकल अवेलेबल हैं, लो कॉस्ट हाई स्पीड नेटवर्क्स एंड सॉफ्टवेयर, कंपैटिबल सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको जिस तरह का हार्डवेयर है उसका कंपैटिबल सॉफ्टवेयर चाहिए। आपको रियल लाइफ की एग्जांपल दी मैंने, सिंपल सी रिपीट कर देता हूं कि अगर आप मकड़ी के अंदर अगर आप घोड़े की रूह डाल देंगे ना तो मकड़ी सही से काम नहीं कर पाएगी। एक एग्जांपल है, हालांकि ऐसा तो नहीं होता, ठीक है जी। मकड़ी में स्पाइडर की रूह है, घोड़े में उसकी रूह है, इंसान में इंसान की रूह है। जो आपका फिजिकल एनाटॉमी है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पिरिट, आपकी जो है सोल होगी। इसी तरह से कंपैटिबल सॉफ्टवेयर भी चाहिए फॉर हाई परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो ये आपके डिफरेंट एरियाज में जब इन्वेंशंस हुई, आपकी इम्प्रूवमेंट आई, लो कॉस्ट प्रोसेसर्स आ गए, माइक्रो प्रोसेसर, आपके नेटवर्क स्पीडी हो गए और उसके अलावा सॉफ्टवेयर कंपैटिबल आ गए, तब जाके आपको ये क्लस्टर और ये नई नई टेक्नोलॉजी, ग्रिड हो गया, क्लस्टर हो गया और आपके मल्टी कोर हो गए, ठीक है जी, मल्टी प्रोसेसर हो गए एक सिस्टम के अंदर। ये आपके तब इन्वेंट हुए सारे इन चीज़ों की वजह से। प्रायर टू द एडवेंट ऑफ क्लस्टर्स, इससे पहले क्या होता था, सिंगल यूनिट फॉल्ट टॉलरेंट मेन फ्रेम्स विद मॉड्यूलर रिडंडेंसी वर एम्प्लॉयड। उस वक्त सिंगल यूनिट यूज होते थे, सिंगल यूनिट कंप्यूटर्स, और वो फॉल्ट टॉलरेंट थे, उसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी थी, वो फॉल्ट को बेयर करते थे, अगर कोई फॉल्ट आ जाए तब भी वो परफॉर्मेंस देते थे, ठीक है जी। बट द लोअर अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ क्लस्टर्स एंड इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ नेटवर्क फैब्रिक हैज फेवर्ड द अडॉप्शन ऑफ क्लस्टर। लेकिन उसके मुकाबले में क्लस्टर्स टेक्नोलॉजी आ गई जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है जी, और उसमें कोई साइड इफेक्ट इशू भी नहीं है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जी क्लस्टर्स आप यूज़ करना क्लस्टर्स ने जगह रिप्लेस कर दी। इसको एक और एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैं आपको ज़रा आइडिया एक और डिफरेंट वे में दे सकता हूँ। फ़र्ज़ करें फैक्ट्री है, उसके वर्कर्स, फ़र्ज़ करें फैक्ट्री है, उसके हैं वर्कर्स, ये आपकी फैक्ट्री सिचुएटेड है, उसने कोई गाड़ी है फैक्ट्री की जिसने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को लेके आना होता है। एक एरिया ये है आपका रेजिडेंशियल, एक ये रेजिडेंशियल एरिया है, एक यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है। फ़र्ज़ करें अगर सिर्फ एक ही बड़ी गाड़ी हो तो माइट भी पॉसिबल पहले वो यहाँ से एम्प्लॉयज़ को कलेक्ट करे, फिर इधर आए, फिर उसके बाद इधर आए, फिर उसके बाद वापस जाए, ठीक है जी। इसकी बजाय 3 गाड़ियाँ भी तो यूज़ हो सकती हैं ना, ठीक है जी। वो यहाँ से एम्प्लॉयज़ को लेके डायरेक्ट पहुँचे फैक्ट्री, ये गाड़ी यहाँ से एम्प्लॉयज़ को लेके डायरेक्ट पहुँचे, और ये तीसरी गाड़ी इधर से एम्प्लॉयज़ को लेके डायरेक्ट पहुँच जाए, ठीक है जी। तो ये हमने बहरहाल अपने अपने रिसोर्सिस को देखना होता है और अपने इश्यूज को देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई ना कोई सोल्यूशन अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कह रहा है क्लस्टर से पहले एक सिंगल यूनिट होता था, मेन फ्रेम होते थे, लेकिन उसके बाद जो आपके क्लस्टर आए उनकी कॉस्ट कम थी और उनकी परफॉर्मेंस बेटर थी, उन्होंने मेन फ्रेम्स को सिंगल यूनिट्स को रिप्लेस कर दिया। इन कंट्रास्ट टू हाई रिलायबिलिटी मेन फ्रेम्स, क्लस्टर्स आर चीपर टू स्केल आउट बट आल्सो हैव इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी इन एरर हैंडलिंग। अब जो क्लस्टर्स हैं वो स्केल आउट तो हो जाते हैं, स्केलिंग हमने पहले पढ़ी हुई है। स्केल इन है नंबर ऑफ नोड्स को कम करना, स्केल आउट है नंबर ऑफ नोड्स को बढ़ाना। फिर एक स्केल अप था कि एक ही कंप्यूटर में कंप्यूटिंग फैसिलिटीज कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, वो आपका स्केल अप था, एक ही कंप्यूटर को अपग्रेड करना, ठीक है जी। और स्केल आउट है कि नंबर ऑफ नोड्स को बढ़ाना, स्केल इन नंबर ऑफ नोड्स को कम करना। तो जो आपके क्लस्टर हैं वो चीपर भी हैं, स्केल आउट भी हो सकते हैं, लेकिन इशू फिर भी है। इशू क्या है कि इनको मैनेज करना, नोड्स आपकी ज़्यादा हैं, सर्वर्स आपके ज़्यादा हैं, उनमें एरर्स ज़्यादा आ सकते हैं, उन एरर्स को आपने बहरहाल मैनेज करना है। जैसे प्रीवियस हमारी डिस्कशन रही है कि अगर साइकिल है उसके इश्यूज कम है, उसके बेनिफिट भी कम है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, उसके इश्यूज उसके बेनिफिट भी ज़्यादा हैं तो इश्यूज भी ज़्यादा हैं। अगर आपकी गाड़ी है, कार है, उसके अगर बेनिफिट ज़्यादा हैं तो इशू भी ज़्यादा हैं। अगर आप बड़े जो है वो कोई टाइकॉन है, अगर बड़े मालदार हैं, आपने हेलीकॉप्टर रख लिया
तो उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, तो फिर उसके इश्यूज भी उस हिसाब से उसका एक्सपेंस भी ज़्यादा है। अब इसके चैलेंजेस जो उसने इशारा भी किया, चैलेंजेस के क्या क्या हो सकते हैं। वन ऑफ द चैलेंजेस इन द यूज ऑफ कंप्यूटर क्लस्टर इज द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग which can at times be as high as the cost of administrating an independent machines if the cluster has n nodes। अगर हमारे पास n nodes हैं, n servers हैं, तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जितनी हमारे पास सेपरेट मशीनों को एडमिनिस्ट्रेशन पे कॉस्ट आती थी, उतनी ही क्लस्टर को भी एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कॉस्ट आएगी। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी वो बहरहाल कॉस्टली है, उसमें आपको माइट भी पॉसिबल मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए हो। तो उसका हम कंक्लूड कैसे करते हैं इन तमाम चीज़ों को। बेनिफिट्स भी हैं अगर एक तरफ, तो आपके कॉस्ट भी है, ड्रॉबैक्स भी हैं। तो हमने देखना है कि हमारी सिचुएशन क्या है, हमें चाहिए क्या। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो ज़्यादा गुड़ डालना पड़ेगा, फिर गुड़ भी तो ज़्यादा है ना, फिर उसके कॉस्ट भी ज़्यादा है उस हिसाब से। लेकिन ओवरऑल आपने अपने बिजनेस को, अपनी चीज़ों को देखना होता है। सम अदर चैलेंजेस वो कौन से हैं जी। टास्क स्केजुलिंग, जैसे आपको मैंने बता दिया, अगर क्लस्टर्स हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स, जाहिर बात है आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, वो सिंगल व्यू दे रहे हैं, तो उनको टास्क भी तो आपने स्केजुअल करना है ना। ठीक है, एक कंप्यूटर, एक क्लस्टर ए को आपने कोई टास्क दे दिया, क्लस्टर बी को कोई और टास्क दे दिया। When a large multi-user cluster needs to access very large amounts of data, task scheduling becomes a challenge। सेम डाटा अगर एक्सेस करना है तो स्केजुलिंग आपके लिए एक चैलेंज होगा। इन अ heterogeneous CPU GPU cluster with a complex application environment, the performance of each job depends on the characteristics of the underlying cluster। अगर आपकी, और फिर अगर आपकी जो एनवायरनमेंट है वो हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मैंने आपको एग्जांपल दी। हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट क्या होता है कि एक ही टीम में आपके पाकिस्तानी भी हैं, जर्मन्स भी हैं, चाइनीज भी हैं। सो यू नीड टू मल्टीलिंगुअल पर्सन्स और मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हेट्रोजीनियस है, CPU GPU क्लस्टर है। अब CPU तो आपके होते हैं एग्जीक्यूशंस के लिए, ये इसका ताल्लुक, CPU का ताल्लुक है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के साथ। जो आपका GPU है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, इसका ताल्लुक होता है ग्राफिकल कंप्यूटेशंस के साथ, वीडियो रेंडरिंग और इस तरह की चीज़ें। इनका मेन ताल्लुक आपका वो डिफरेंट ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे ग्राफिक्स का ज़्यादा रोल है, वहाँ पे GPU रोल प्ले करते हैं। एनीवे, जहाँ पे आपका हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट बनेगा, वहाँ पर आपको स्केजुलिंग ज़्यादा उसको मैनेज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर कंपैटिबल आपको चाहिए होगा। Therefore, mapping task onto CPU cores and GPU devices provides significant challenges। ये यहाँ पे आपके challenges हैं। नोड फेलुअर मैनेजमेंट, जैसे अभी हमने बात की थी पहले भी प्रीवियसली, कि अगर आपका सिंगल यूनिट है, वो किसी वजह से उसमें फॉल्ट आ गया, हालांकि फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम भी हैं, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर आपके जो यूजर्स हैं जो कि आपके सर्वर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, दे विल बी, द सिस्टम विल बी अनअवेलेबल फॉर देम। आपकी अवेलेबिलिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं कि जी फ़लाँ जो है वो सर्वर है, HBL का सर्वर है, आपका वो फ़लाँ 22 का सर्वर है, फ़लाँ सर्वर है, वो जनाब फ़लाँ टाइम से लेके फ़लाँ टाइम तक डाउन रहेंगे। तो बड़े अच्छे मैनेजमेंट होती है, फिर भी बड़े अच्छे सर्वर्स होते हैं जो कि कुछ लो ट्रैफिक टाइम में अपने सर्वर डाउन करते हैं। अदरवाइज बेस्ट अप्रोच तो ये है कि आपका सर्वर डाउन ही ना हो। वो कब होगा? अगर आपने क्लस्टर यूज़ किया होगा। अगर कोई किसी एक जगह पे फॉल्ट है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो और आपका ओवरऑल सिस्टम अवेलेबल रहेगा। ठीक है जी। अगर क्लस्टर में कोई नोड फेल हो जाती है, कोई एक सर्वर है, सर्वर मशीन है, आपका मेन फ्रेम है, वो फेल हो जाता है, फिर क्या होगा? When a node in a cluster fails, strategies such as fencing may be employed to keep the rest of the system operational। fencing वैसे कहते हैं, fencing का जो मीनिंग है वो है बाड़ लगाना।
ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, आप अपने उस कंप्यूटर को सेपरेट कर देंगे, जितने उसके इश्यूज होंगे, जितना उसका डिजास्टर वो कर रहा होगा, उस हिसाब से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं बाकी सारे क्लस्टर के साथ, क्लस्टर से। इसको सिंपली आप यूं भी देख सकते हैं, आजकल तो हम ह्यूमंस में भी एग्जांपल देख सकते हैं। अगर कोरोना किसी को हो गया है तो उसने क्या करना है, सबसे पहला काम उसने आइसोलेट होना है, ठीक है जी। अगर आप कोई भी फर्ज करें आपके पास पेट्स हैं, आपके पास पोल्ट्री, आप काम कर रहे हैं पोल्ट्री का या कोई और, उसमें से भी आप एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। अगर कोई एक आपकी हैन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, वायरस आ गया, आपको पता चल गया टाइमली, तो आप उसको सेपरेट कर दें। ये सेम कॉन्सेप्ट है। फेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग अ नोड और प्रोटेक्टिंग शेयर्ड रिसोर्सेज व्हेन अ नोड अपीयर्स टू बी माल फंक्शनिंग। जब वो सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, वो एरोनियस रिजल्ट दे रही है वो नोड, तो फिर आप उसको सेपरेट कर दोगे, ठीक है जी। फेंसिंग से मुराद ये है, आप शेयर्ड रिसोर्सेज उसकी पहुंच से दूर कर दोगे। देयर आर टू क्लासेस ऑफ फेंसिंग मेथड। वन डिसेबल्स अ नोड इटसेल्फ, आप उस नोड को वैसे ही बंद कर देते हो, डिसेबल कर देते हो। एंड द अदर डिसअलाउज एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज शेयर्ड डिस्क। तो दो इसमें स्ट्रेटजीज हैं, दो इसके मेथड हैं फेंसिंग के भी। एक तो आप नोड को ही बंद कर दो, ठीक है। दूसरा ये कि आप उसकी फंक्शनैलिटी उसको डिसअलाउ कर दो कि वो आपके शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज कर सके। फिर आगे इसकी इंप्लीमेंटेशन। अब ये तो हम इसके इश्यूज देख रहे थे, होता क्या है और इसको मैनेज कैसे करना है। अब इंप्लीमेंट कैसे करना है, आपका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। अब इसकी आ गई इंप्लीमेंटेशन। तो इंप्लीमेंटेशन में लिनक्स सपोर्ट्स वेरियस क्लस्टर सॉफ्टवेयर फॉर एप्लीकेशन क्लस्टरिंग। देयर इज DIST-CC, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कंपाइलर है। DIST-CC ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कंपाइलर, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में कंपाइलेशन को सपोर्ट करता है। और MPICH ये आपका मैसेज पासिंग इंटरफेस है। ये प्रीवियस थोड़ा सा इसका हमने डिस्कस किया था। फिर लिनक्स वर्चुअल सर्वर, लिनक्स HA डायरेक्टर बेस्ड क्लस्टर दैट अलाउज इनकमिंग रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल क्लस्टर नोड्स। ये फिर आपका वर्चुअल सर्वर है। देखिए इसका नाम क्या है, वर्चुअल सर्वर, ठीक है जी। डेफिनेटली वर्चुअल से क्या मुराद है कि आपके कोई इंस्ट्रक्शंस होंगी ना, सॉफ्टवेयर लेवल पे होगा, कोई इंस्ट्रक्शंस होंगी जो क्या करता है, जो आपकी जो इनकमिंग रिक्वेस्ट हैं, जो यूजर्स की रिक्वेस्ट है, उनको क्लस्टर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। क्लस्टर नोड्स के ऊपर जो रिक्वेस्ट हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल क्लस्टर नोड्स, ठीक है जी। नेक्स्ट इज MOSIX, लिनक्स PMI, कैरीगर्ड, OpenSSI आर फुल ब्लोन क्लस्टर। ये फिर लार्ज स्केल क्लस्टर्स बनाने के लिए आपके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, integrated into the kernel that provide for automatic process migration among homogeneous nodes। अगर आपकी नोड्स होमोजीनियस हैं, एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, अगर आपने एंड्रॉयड से एंड्रॉयड में स्विच करना है तो होमोजीनियस नोड में स्विच करने के लिए आपको ये पूरा कर्नल बेस्ड फैसिलिटेट करती हैं कि आप अपने प्रोसेस को, अपने सिस्टम को माइग्रेट कर सकते हैं। फिर आपके कुछ ओपन SSI हैं, ओपन MOSIX है, ओपन और कैरीगर्ड है, जो कि सिंगल सिस्टम इमेज इंप्लीमेंटेशन है। ये ओपन सोर्स आपके टेक्नोलॉजीज हैं फॉर क्लस्टरिंग, ठीक है जी। फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर क्लस्टर सर्वर 2003 बेस्ड ऑन द विंडोज सर्वर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स PCs फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइक जॉब स्केजुलर, MS MPI, माइक्रोसॉफ्ट मैसेज पासिंग इंटरफेस लाइब्रेरी एंड मैनेजमेंट टूल्स। तो ये विंडोज ने भी, माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक सर्वर 2003 ऑफर किया था जो कि क्लस्टर्स को सुपरवाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता रहा है। आजकल भी यूज़ हो रहा है, लेटेस्ट भी आ गए हैं। एनीवे, इट इज़ ऑल इनफ फॉर टुडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।